हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हिंदी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम भाषाई जो विकार होते हैं बच्चों में उनको समझेंगे। तो भाषाई विकार पहला है अफेसिया या वाचाघात। अफेसिया, इसमें क्या होता है कि इसमें बालक के बोलने, लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो बोल नहीं पाता, उसकी जो बोलता है या जो लिखता है उसमें क्या होती है कि अनियमितता होती है, मतलब वो सही से नहीं लिख पाता। तो इससे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और जो हम बोलते हैं बच्चा उसको समझ नहीं पाता, मतलब अगर आपने बोल दिया कुछ तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, या जो पढ़ेगा वो उसको नहीं समझ पाएगा। तो ये सब क्या, इससे क्या होगा, ये बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन में, मतलब किसी की बात को सुन के समझने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या कहा गया है, मतलब बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या बोला है। या आप कुछ बोलेंगे तो उसको नहीं समझ पाएगा, लिखेंगे कुछ तो उसको भी नहीं समझ पाएगा। आप मतलब लिखे हुए को जो शब्द हैं उसको समझने में, उसको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वह भाषा को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, मतलब कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाता, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि आपने क्या कहा, वो समझ ही नहीं पाएगा। उसको सुनकर समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये कौन सी बीमारी है, ये अफेसिया या वाचाघात इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप दोनों याद रखिएगा, कभी कभी अफेसिया लिखा हुआ ऐसी इसी तरह लिखा हुआ आ जाता है और कभी कभी वाचाघात आता है। तो आप दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, बच्चे को बोलने, लिखने और बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या उसको प्रकट करने में, मतलब समझने में प्रॉब्लम होगी तो भाई जाहिर सी बात है वो उसको प्रकट नहीं कर पाएगा। आपने क्या बोला, अगर वो समझ नहीं पाएगा तो वो आपने जो बोला है वो दूसरों को कैसे बताएगा। तो उसको बोलने और उसको समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन में। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, जो चीज आप बोल रहे हैं उसको समझ नहीं पाता, उसको सुनकर समझने में दिक्कत होती है। इसके बाद है डिसलेक्सिया या अपठन, रीडिंग, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़ नहीं पाएगा। जैसे 6 है तो उसको 9 पढ़ेगा, 12 है तो उसको 21 पढ़ेगा, 36 है तो 63 पढ़ेगा। तो इसके तरह क्या होता है, उसको वो पढ़ने में उसको समझ में नहीं आता। कि बहुत से बच्चे आप देखेंगे ना, बी और डी में बहुत कंफ्यूज करते हैं। मतलब बी लिखा है, जैसे स्मॉल बी लिखा है या स्मॉल डी लिखा है, तो वो ये बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि ये डी है ये बी है, मतलब उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको स्मॉल डी और बी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सब क्या है, ये पढ़ने की प्रॉब्लम होती है। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया या अपठन। तो इसमें क्या होगा, बच्चे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं पाएगा। एक होता है डिसग्राफिया या लेखन विकार। इसको क्या बोलते हैं, लेखन विकार, मतलब लिखने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को। सुसंगत रूप से ना लिख पाने की एक अक्षमता, मतलब वो सही नहीं लिख पाएगा, वो जो लिखेगा आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इतना वो गंदा लिखेगा कि आप जो वो लिखा है उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसने क्या लिखा है। तो ये क्या है, ये लेखन विकार है। उसका लिखा पढ़ने में दिक्कत करता है, मतलब जो वो लिखेगा उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये 3 जो है वो कुछ डिसेबिलिटीज हैं बच्चों की, जो जो भाषा के स्तर पर जो प्रॉब्लम करती हैं बच्चों को, वो है। तो आप इसको याद रखिए, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद है ये त्रिआयामी शिक्षण विधि। ये इसको दिया है जॉन डुवे ने। पहले क्या था, पहले 2 आयामी था, एक शिक्षक और शिक्षक रहता था, यहाँ पे शिक्षक है, टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट रहता था। लेकिन फिर जॉन डुवी ने कहा नहीं, जो पाठ्यक्रम है वो भी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के शिक्षण में। बच्चा क्या पढ़ेगा ये पाठ्यक्रम से ही तो डिसाइड होता है। आप ऐसा तो नहीं है कि क्लास 1 के बच्चे को क्लास 2 का सिलेबस पढ़वा रहे हो, ऐसा तो नहीं। आप पहले इजी से स्टार्ट करते हो, पहले आप ABCD से उसकी पहचान करवाते हो, फिर आगे बढ़ते हो। तो क्या है, वो जॉन डीवी कहते हैं कि नहीं, पाठ्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो त्रिआयामी जो इसमें शिक्षक है, विद्यार्थी है और जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो भी बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता होती है, जो उसके सीखने का जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत
अच्छी भूमिका निभाता है। पहले पहले था क्या था कि टीचर और सिर्फ स्टूडेंट रहते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पाठ्यक्रम को भी जोड़ा है। तो कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं। शिक्षण सूत्र क्या होता है कि मतलब आपको बच्चों को जब पढ़ाना है तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि उसको पहले आप इजी पढ़ाएं, पहले इजी पढ़ाएं, फिर आप उसको कठिन की तरफ ले जाएं। आप शुरू में ही अगर कठिन उसको दे देंगे तो उसका मन भी नहीं लगेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं और वो समझ भी नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, बच्चे को शुरू इजी से स्टार्ट करके हार्ड की तरफ ले जाना है। जो वो जानता है उससे स्टार्ट करके जो वो नहीं जानता है उस तक ले जाना है। तो ये सब क्या, ये इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट भी पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें वो जान रहा है आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ, फिर थोड़ा सा और बताएंगे ये मैं नहीं जानता था इस बारे में। फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप उसे जो वो नहीं जान रहा है उसके बारे में उसका ज्ञान कराएंगे। तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और बच्चा जो है वो सीखेगा भी। तो क्या शिक्षण सूत्र है, पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चा जो जान रहा है उससे वो जो नहीं जान रहा है उस तक हम ले जाएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले बच्चे को हम मूर्त जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको समझाएंगे। भाई जो बच्चा है, अगर कोई बच्चा है, आप पहले ही उसे आत्मा इन सब के बारे में बताने लगेंगे। जिस चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, ब्रह्मांड के बारे में बताने लगेंगे, तारों के बारे में बताने, मतलब मान लीजिए तारे तो फिर भी वो देख लेता है, ऐसी चीज़ों के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में समझाने लगेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो चीज़ें दिखाई देती हैं पहले आप उनके बारे में बताएंगे। चंद्रमा के बारे में बताएंगे, सूर्य के बारे में बताएंगे, आकाश के बारे में, तारों के विषय में बताएंगे, तब उसको बताएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई है, तब वो समझ पाएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो मूर्त चीज़ें मतलब जो दिखाई देती हैं चीज़ें उनके बारे में उसे बताएंगे, फिर हम उसे अमूर्त चीज़ें बताएंगे। पहले फिर क्या है, सरल से जटिल, मतलब पहले हम इजी से हार्ड जाएंगे, इजी टू हार्ड जाएंगे। पहले हम हार्ड पर चीज़ें अगर बच्चे को समझाने लगेंगे तो बच्चा जो है वो समझ नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है, सरल से जटिल ले जाना है। पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पहले अगर बच्चा जो है वो 1 2 नहीं समझ पा रहा है तो 1/2 वो कैसे समझेगा, 0.5 कैसे समझेगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप उसे समझाएंगे कि पूर्ण चीज़ें क्या है, फिर उसके बाद हम उसे जो आंशिक चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले जब तक बच्चा पूर्ण जो चीज़ें हैं उसको एक को वो नहीं समझ पा रहा है, तब तक वो 1/8 को वो नहीं समझ पाएगा। पहले आपको तो उसको एक समझाना पड़ेगा ना, एक क्या होता है, दो क्या है, तब वो जाके 1/2 समझ पाएगा, 1/4 क्या होगा ये समझ पाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले उसे पूर्ण की जानकारी देनी है, उसके बाद उसको अंश की तरफ ले जाना है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मतलब जो चीजें उसे नहीं दिखाई दे रही हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं उससे आप क्या करेंगे, उसे अप्रत्यक्ष की ओर, मतलब जो चीजें उसके सामने नहीं है उसके, मतलब पहले बार तो जो उससे सामने प्रत्यक्ष चीज जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। फिर उसके बाद जो चीजें उससे नहीं दिखाई दे रही जो अप्रत्यक्ष हैं उनके बारे में बताएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब विशिष्ट मतलब किसी एक विषय के बारे में बताएंगे जो विशिष्ट चीज है उसके बारे में, फिर उसका जनरलाइजेशन करेंगे। मतलब कोई नियम आपने बताया, पहले किसको किसी एक पे लागू करेंगे, फिर उसके बाद आप जनरलाइजेशन कर देंगे कि ये चीज इसी तरह सब पे लागू होती है। आप मान लीजिए कि बच्चे को बता रहे हैं स्तनधारियों के बारे में बता रहे हैं, तो पहले वो किस चीज मतलब इंसान को वो जानता है, तो आप इंसान के बारे में बताइए कि इंसानों में क्या ये सब गुण होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, स्तनधारियों की। फिर आप उसका जनरलाइजेशन कर दीजिए कि ये गुण जिनमें भी होगा वो सब क्या है, वो स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपने विशिष्ट से क्या किया, उसका जनरलाइजेशन कर दिया कि ये बातें जो जिनमें होगी वो सभी स्तनधारियों में आएंगी। ये क्या हो गया, ये सामान्यकरण हो गया। विशिष्ट क्या था, इंसान था कि ये पहले आपने इंसान को लिया, इंसान को बच्चा जानता है, उसके सारे गुण बताए, फिर आपने बताया कि ये क्या है, ये स्तनधारियों का गुण होता है और हम जो इंसान है वो क्या है, स्तनधारी है। फिर आप बताएंगे कि ये जो जो सारे गुण हैं वो जिसमें भी होंगे वो क्या होंगे, वो स्तनधारी होंगे। तो आपने उसका क्या किया, सामान्यकरण कर दिया। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाएंगे, पहले हम उसका विश्लेषण करेंगे तब बच्चा जाके उस चीज़ों को वो उसको संश्लेषित कर पाएगा। पहले हम उसको समझाएंगे किसी चीज़ को। तो ये क्या है, ये हमारे शिक्षण सूत्र हैं। आपको हमेशा बच्चे को
बच्चे में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बच्चे में हमें बिल्कुल भी बोझ नहीं डालना, बच्चे को आराम से पढ़ाना है, उसका हमेशा ख्याल रखना है। मतलब जो भी बच्चा सीखता है, जो भी बच्चा बोलता है, उसे डांटना नहीं है। उसको अगर वो नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, तो आप उसको 2 बार में समझाइए, उसको करके सीखने पर जोर दीजिए। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब कुछ ऐसी सामग्रियां हैं। सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? रुचिकर होनी चाहिए। बच्चे को उसको पढ़ने में रुचि है। अगर बच्चे की रुचि नहीं आएगी उसको पढ़ने में, वो अरुचिकर होगी, तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो बच्चा पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा। प्रभावी होनी चाहिए, मतलब वो बालक के व्यवहार में, उसकी सोच में परिवर्तन करने वाली होनी चाहिए, उसका प्रभाव होना चाहिए बच्चों के जीवन में। नहीं तो वो ऐसी शिक्षण सामग्री किसी काम की नहीं जिसका प्रभाव बच्चे पर ना पड़े, तो वो प्रभावी होनी चाहिए। स्वाभाविक व बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किसमें करते हैं? उनके बच्चों के व्यवहार में, उनको मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, उनकी भागीदारी, समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो पहली क्या है? दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होती है? दृश्य सामग्री वो होती है जिसमें बच्चों को हम देख, जो चीजें वो बच्चा देख रहा है वो देख के हम उसको समझाते हैं। जैसे श्यामपट्ट है, किताब है, चार्ट है, मानचित्र है, फोटो है, प्रोजेक्ट है, फिल्म स्ट्रिप्स है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं। कभी कभी हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, एनसीएफ क्या करता है कि समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। तो समावेशी शिक्षा में आपको हो सकता है कि डिसेबल्ड बच्चे भी हों आपकी क्लास में, जो हो सकता है देख ना सकते हो या जो सुन ना सकते हो। तो आपको ऐसे बच्चों का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे, मान लीजिए जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे, या फिर और ऑडियो, जैसे उस देख नहीं पा रहा है लेकिन अगर वो सुन पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? रेडियो कैसेट्स का प्रयोग करेंगे, इन सब का प्रयोग करेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो और एक होती है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री वो होती है जो बच्चा सुन के, उसको मान लीजिए उसको प्रॉब्लम है देखने में, तो जब आप उसको कम दिखाई दे रहा है अगर, तो अगर आप उस सुनने वाली सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रही है मैडम, वो ये बात समझ जाएगा। रेडियो है, रिकॉर्डिंग्स करके लाइए, आप उनको सुना दीजिए, ऑडियो कैसेट सुनाइए बच्चों को। तो ये क्या है? ये श्रव्य सामग्री में आती है। एक होती है श्रव्य दृश्य और श्रव्य सामग्री, मतलब जिसमें दोनों होता है। जैसे आज की फिल्में आती हैं, वीडियो प्लेयर्स आते हैं, टीवी में जो आते हैं, कोई फिल्म प्रोजेक्टर है, कोई फिल्म चल रही है, उसको प्रोजेक्टर पे भी आप चला सकते हैं कोई फिल्म। तो ये सब क्या है? ये दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब उस दिखाई भी देगा, उसमें आवाज भी रहेगी। तो बच्चे को क्या होगा कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, दूर बैठा है, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जब उसको दिखाएंगे तो आवाज से भी बच्चे अंदाजा लगा लेते हैं। तो आपको इन सभी सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों का जो इंटरेस्ट जगेगा, वो अलग अलग, जब आप टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बच्चा जो है उसकी रुचि बढ़ेगी पढ़ने में। अलग अलग आप एक ही तरह से पढ़ाएंगे, रोज आप आए क्लास में, आपने लेक्चर दिया, चलेंगे, तो इससे बच्चे में रुचि खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। आप अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स जब अपनाएंगे, तो बच्चा जो है वो क्लास में बधा रहेगा, उसका पढ़ने में मन लगेगा। उसके बाद आप कुछ उसको क्रिया भी, मतलब आप एक्टिविटी भी करवा सकते हैं बच्चों से। जैसे आप फील्ड पे कहीं ट्रिप पे ले जाइए उनको, म्यूजियम, साइंस म्यूजियम ले जाइए या कहीं और ले जाइए, आपस में डिबेट करवाइए, ग्रुप एक्टिविटी करवाइए, उनको खेलने के लिए बोलिए, ग्रुप में आप कोई काम दे दीजिए उनको करने के लिए, या चार्ट पेपर बनवाइए उनसे, कोई मॉडल बनवाइए। तो इस सब से क्या होगा, जब बच्चे इंगेज रहेंगे तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करके भी बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो कोशिश, बच्चा जब उब रहा है तो आप उससे क्या करिए, ग्रुप में काम करवाइए, तो बच्चे को इंगेज करिए। वो करके सीखने पर, जब आप बच्चे को कोई कार्य देंगे, वो करके जब सीखेगा, तो वो जो ज्ञान होता है वो बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में, आप ही देखिए, कोई जो काम आप करते हैं वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आती जाती हैं वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो आप एक्सपीरियंस खुद कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आप उसको फेस कर रहे हैं, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि, तो इसलिए करने पे हमेशा जोर दीजिए कि बच्चा जो है वो करके सीखे।
इससे प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। जो बच्चा फील्ड ट्रिप पे, म्यूजियम में या साइंस लेबोरेटरी में जाके सीखता है जो चीज़ें, या डिबेट एक दूसरे से ग्रुप एक्टिविटी में जो चीज़ सीखता है, वो क्या होती है, वो उसका जो ज्ञान होता है वो वास्तविक होता है। नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। बच्चा जो है नई चीज़ें सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है। इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। बच्चा खुद एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई। मान लीजिए आप किसी फील्ड ट्रिप पे उसको ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो उसने देखा, कोई चीज़ कैसी रिएक्ट कर रही है, तो वो सब उसको समझेगा, तो वो खुद से एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है मूल्यांकन और एवं उपचारात्मक विधि। मतलब उसमें क्या है, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, किसी बात बच्चे का मूल्यांकन हम करते हैं ताकि हम ये जान सके कि बच्चे में कितना चेंज आया है, बच्चे ने क्या सीखा है। शिक्षक छात्र के ज्ञान और व्यवहार में हुए परिवर्तनों और छात्रों के व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। मतलब छात्र उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके जो व्यक्तिगत उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इसका मूल्यांकन करता है शिक्षक। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन जब तक शिक्षक नहीं करेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि उसने जो पढ़ाया है वो बच्चे को कितना समझ में आया है। बच्चे को समझ में भी तो आना चाहिए, भाई आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का अर्थ ये भी तो होना चाहिए ना कि बच्चे में क्या चेंज हो रहा है, बच्चे के व्यवहार में क्या चेंज हो रहा है, बच्चे के ज्ञान में क्या चेंज आ रहा है, इसका स्तर में क्या चेंज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके आपके पढ़ाने का बच्चे पर कितना असर पड़ा है, ये जब तक ये आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप आगे की स्ट्रेटेजी नहीं अपना सकते। भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको अभी ABCD नहीं, आपने मान लीजिए आपने क्लास में पढ़ा लिया, सब बच्चे एक समान तो नहीं होते, कोई तेज होता है, कोई स्लो होता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है। तो मान लीजिए आप उसको ABCD समझा रहे हैं, अगर वो ABCD पढ़ा रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हुआ है, अभी उसे नहीं आता है ABCD, तो आप आगे बढ़ जाएंगे तो बच्चा और पीछे हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा और क्या सीखा, जो उसने सीखा उसके उससे व्यवहार में उसके क्या परिवर्तन आया है, उसकी विशेषताओं में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके व्यवहार में क्या चेंज आया है। तो इससे हमें आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलती है। एक वो होता है उपचारात्मक शिक्षक। उपचारात्मक शिक्षक क्या होता है कि हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कमी रह गई है, बच्चा क्यों नहीं सीख पाया है, मेरे टीचिंग की स्किल्स में कोई प्रॉब्लम थी, हमें किसी और मटेरियल एड का प्रयोग करना चाहिए था, किसी अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए था। ये सब जब हम समझेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें चेंज करेंगे, अपने टीचिंग मेथड में चेंज करेंगे कि भाई बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ हम ऐसे पढ़ाएंगे तो हो सकता है बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए उपचारात्मक एक शिक्षण विधि होती है जिसमें आप क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आपको समझ में आती है कि नहीं, बच्चे को यहाँ पे नई चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो आप उनको फिर से उसको समझाएंगे, किसी अन्य विधि से पढ़ाएंगे, अन्य विधि से उसको समझाएंगे, उसका मूल्यांकन करके चेक करेंगे कि कहाँ गैप रह गया है और उसका उपचार करेंगे। आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे और ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, उस बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद आप उसका निदान करेंगे। इसको निदानात्मक शिक्षण विधि भी कहते हैं। तो हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे और उसको देखेंगे गैप कहाँ है, क्यों उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसको हम उन चीज़ों को फिर से उसको समझाएंगे। उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इस परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थियों ने क्या सीखा। हमने जो शिक्षण कार्य किया, बच्चे ने उससे क्या सीखा, मतलब उपलब्धि, उसने क्या प्राप्त किया, उसको कितना समझ में आया है, उसने जो मैंने पढ़ाया उसने उसमें से क्या सीखा है। भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है, मतलब उसने कितना, हम हिंदी जहाँ पे पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम भाषा विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो भाषा को कितना सीख पाया है, उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पा रहा है। मतलब हमने जो सिखाया भाषा का उपयोग करना, वो उन कौशलों को कितना सीख पाया है और किस हद तक वो भाषा का प्रयोग कर ले रहा है, मतलब अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये सब हम क्या करेंगे, उपलब्धि परीक्षण में उसका चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, और जो सीखा है क्या वो उसका प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब किस हद तक बच्चा जो है वो प्रयोग कर पा रहा है जो उसने सीखा है।
बाला होता है क्या, ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या होता है इसमें कि बिल्डिंग्स पे जो आजकल आप देखेंगे स्कूलों में क्या होता है कि उस पे उसको सजा दिया जाता है बिल्डिंग्स को, कहीं फल बना हुआ है, कहीं किसी स्टोरी की पूरी सीन किसी क्लास में छपी हुई है। तो इससे क्या है, ये बिल्डिंग को ही आप एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग को ही आपने चेंज कर दिया है, पेंटिंग बनवा दी है उस पर, आम कहीं पे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ऐसे छपा हुआ है, कहीं कहीं क से कबूतर और ख से खरगोश, ग से गमला ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं आपने कौवे की जो स्टोरी है वो, कहीं लोमड़ी वाली स्टोरी, वो आपने उसको क्या किया, उस पर चित्र बनवा दिया है। तो ये आप पूरी बिल्डिंग को ही टीचिंग जो लर्निंग एड के रूप में, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं। एक फिर होता है, ये क्या है, दक्षता परीक्षण। एक उपलब्धि परीक्षण था पीछे। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि आप देखेंगे कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, वो कितना किस हद तक वो अपनी भाषा का प्रयोग कर पा रहा है। और दक्षता परीक्षण में क्या होता है कि आप कितना प्रवीण हो गए, मतलब आपने कितना उस भाषा को प्रयोग करने में आपने कितनी कुशलता प्राप्त कर ली है। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षक विषय को कहाँ तक समझ पाया है, मतलब आप कहाँ तक समझ पाए हैं, आपने कितना उसमें पारंगत हो गए हैं, एक तरह से आपने उसमें कितनी दक्षता प्राप्त कर ली, आप उसको यूज़ करने में, भाषा को यूज़ करने में कितने पारंगत हो गए हैं। भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है, किस स्तर तक आप हिंदी का प्रयोग करने में दक्ष हो गए हैं, आप कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, मतलब बालक को हिंदी का प्रयोग करने में कितना वो दक्ष हो गया है, कितने अच्छे से वो भाषा का प्रयोग कर पा रहा है, हिंदी को बोल पा रहा है, लिख पा रहा है। तो ये क्या है, ये हम दक्षता परीक्षण करते हैं बच्चे का, कि बच्चे को कितनी हद तक, कहाँ तक हिंदी जो है वो समझ में आ गई है। उसके बाद होता है एक अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण हम क्यों करते हैं कि हम ये जान सकें कि बच्चे का भाई इंटरेस्ट तो है ना हिंदी सीखने में, पता चले बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है हिंदी सीखने में, तो वो बच्चा कैसे सीखेगा ढंग से। बच्चे अगर किसी चीज़ को करने में बच्चे की रुचि नहीं है तो बच्चा का उसमें मन ही नहीं लगेगा, तो फिर वो इससे अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अभिरुचि परीक्षण, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है या नहीं, मतलब बच्चे को का इंटरेस्ट है कि नहीं हिंदी सीखने में। आप हिंदी सिखा रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाया है या नहीं, मतलब आप जो सिखा रहे हैं उसको बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर उसकी रुचि नहीं होगी तो जानते हैं वो सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा। आपको पता है अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो सीख लेगा। तो आप अभिरुचि परीक्षण का प्रयोग करके, मतलब अगर उसकी रुचि और अरुचि का आपको पता चल जाएगा कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो आप ये भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो उसको उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षण के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मतलब इसके लिए इस अभिरुचि परीक्षण में आपको ये जानने की जरूरत नहीं, बच्चे को ये जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान हो। लेकिन दक्षता परीक्षण में क्या होता है कि बच्चा आया है, मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास आया है हिंदी पढ़ने के लिए, तो आप पहले क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि उसको कितने हद तक हिंदी आती है, वो कितना उपयोग कर लेता है। और अभिरुचि में क्या होती है, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो हिंदी जानता हो, हिंदी नहीं जानता तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट तो है ना, अगर इंटरेस्ट है तो बच्चा सीख लेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। और दक्षता परीक्षण में क्या होता है कि आप चेक करते हैं कि बच्चे को आती कितनी है हिंदी, वो कितना दक्ष है हिंदी का प्रयोग करने में, वो उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, अच्छे से बोल पा रहा है कि नहीं, पढ़ पा रहा है कि नहीं, लिख पा रहा है कि नहीं, आप ये सब चेक करते हैं। उसके बाद है बहुभाषिता। बहुभाषिता क्या होती है, मतलब एनसीएफ कहता है कि हमें क्या करना है कि समावेशी शिक्षा पर जोर देना है। समावेशी शिक्षा में आपकी क्लास में बहुत सी भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, एक ही भाषा के तो लोग नहीं होंगे भाई, हम विभिन्नताओं वाले देश में रहते हैं, तो आप कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आपको हो सकता है आपकी क्लास में बंगाली बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों, हिंदी बोलने वाले हों, भोजपुरी बोलने वाले हों, कन्नड़ बोलने वाले हों,
तो आपको क्या करना है, ये कहता है कि आप जो है वो जो बहुभाषिता है उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करिए। आप क्या करेंगे, बच्चे एक दूसरे की भाषा से भी सीखेंगे, एक दूसरे में भाई किसी चीज़ को किसी भाषा में क्या कहा जा रहा है ये बच्चा जानेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टैपियोका है जो केरल में जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मलयालम उसको कप्पा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, साबूदाना बोलते हैं, कहीं कहीं कसावा भी बोलते हैं। तो ये क्या है, बच्चा सीखेगा एक दूसरे की भाषा से, क्या है बच्चे सीखेंगे कि किसी चीज़ को किसी भाषा में क्या बोलते हैं। तो ये बच्चे के ज्ञान का दायरा जो है वो बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में, एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चे की जो बहुभाषिता है उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मतलब उसको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस बच्चे का ज्ञान का इससे आपस में जब बच्चे एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भाषाओं में इंटरेस्ट लेंगे, तो उनके ज्ञान का जो है वो दायरा बढ़ेगा। कोठारी आयोग जो आया था 1994 में, उसने 1966 में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसका क्या उसने त्रिभाषा सूत्र दिया था। उसमें क्या कहा था कि 3 भाषाएं जो है बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ानी मतलब उनको पढ़ाई जानी चाहिए। पहले मातृभाषा, फिर हिंदी या इंग्लिश ले लीजिए, या और फिर उसके बाद कोई भी आधुनिक क्षेत्रीय भाषा ले लीजिए, कोई भी हिंदी कोई भी भारतीय जो भी भाषाएं हैं वो आप उसमें से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की मातृभाषा क्या है, वो हिंदी है, तो वो सबसे पहले क्या सीखेगा, हिंदी सीखेगा। फिर आप मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए, फिर उसके बाद आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज उसे सिखा दीजिए, कोई भी भारतीय भाषा आप उसे सिखा दीजिए। और जहाँ पे हिंदी मातृभाषा नहीं है, आप उसको क्या कीजिए, सबसे पहले उसको क्या कीजिए, पहले नंबर पर उसको मातृभाषा उसकी पढ़ाइए, फिर दूसरे पे उसको हिंदी पढ़ाइए, फिर अगर वो इंग्लिश सीखना चाहे तो उसको इंग्लिश सिखाइए, या फिर कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो वो सीखना चाहता है वो आप उसको सिखाइए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है ये कहते हैं, एनसीएफ कहता है कि जो जो बच्चे होते हैं वो अगर कई भाषाएं अगर वो जानते हैं तो बच्चों में इससे क्या होता है, वो बच्चे अच्छा करते हैं। भाई जिन बच्चों को ज़्यादा भाषाएं आती हैं वो उस फील्ड में या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। ये एनसीएफ का मानना है कि जिन बच्चों को बहुत सारी भाषाएं आती है तो उनका मानसिक जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। जाहिर सी बात है, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा आता होगा, जो बच्चे ज़्यादा पढ़े ज़्यादा भाषाएं जानेंगे, तो उनका मानसिक विकास तो जाहिर तौर पे बहुत अच्छे से हुआ होगा, तभी तो वो इतनी भाषाएं बोल पा रहे हैं, इतनी चीज़ों को वो जानते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हुए एक दूसरे की भाषा से अच्छे से सीखें। अगर एक दूसरे की भाषा का सम्मान करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो एनसीएफ ये क्या कहता है हमें कि बहुभाषिता को हमें एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, और बच्चों को एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना सिखाना चाहिए। और हमें कभी भी बच्चों की उनकी मातृभाषा है या जो भी वो लैंग्वेज बोलते हैं उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्रमोट करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अंतःक्रिया करके एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे, तो उनसे क्या होगा, उनकी सोच का दायरा बढ़ेगा, वो और भी चीज़ों को सीख पाएंगे। और कोठारी, ये आप याद रखिएगा कि कब इसकी रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ज़्यादा पूछता है और कुछ नहीं। और त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने दिया था ये भी। और त्रिभाषा सूत्र में सबसे पहले ये मातृभाषा होगी, हिंदी या अंग्रेजी पढ़ाइए, या फिर उसके बाद कोई भी आधुनिक क्षेत्रीय भाषा आप उसको पढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ का तो बहुत अच्छा है, हिंदी आप सिखा दीजिए, इंग्लिश सिखा दीजिए, उसके बाद कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा। और जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती तो आप उनकी जो मातृभाषा है, उसकी जो मदर टंग है आप उसे सिखाइए, फिर उसके बाद आप उसे हिंदी भी सिखा सकते हैं। उसके बाद कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा आप उसको सिखा दें, या फिर अगर वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप उसे इंग्लिश सिखा दीजिए। तो ये क्या है, ये है कोठारी आयोग का त्रिभाषा सूत्र। और इसके बाद है पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक क्या होती है कि भाई पाठ्यपुस्तक का बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि बच्चा जो है वो पाठ्यपुस्तक से ही तो सीखता है। तो ये क्या है, एक संसाधन है, लेकिन
हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि एकमात्र संसाधन नहीं है, हमें बच्चे को करके सीखने पर बल देना चाहिए, हमें बच्चे को उसके एक्सपीरियंस से सिखाने पर बल देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, उसका हमें क्या करना चाहिए, उसका सहयोग लेना चाहिए, लेकिन सब कुछ वही है, आप उसको पाठ्य पुस्तक में जो भी लिखा है उसको रटा दीजिए, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें बच्चे को योग्य बनाना है, तो उसको करके सोचने में उसकी सोच को विकसित करना पड़ेगा। बच्चा सोच सके किसी चीज को, बच्चा कैसे किसी चीज को सॉल्व करना है वो समझ सके, बच्चे की सोच का दायरा बढ़े, ना कि वो जो किताब में लिखा है उसको रट ले। रटने पर आपको बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, रोट लर्निंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है। बच्चे को करके सीखने पे जोर देना है। जो बच्चा अच्छे से समझ सकेगा, जो सीख सकेगा खुद से, वो आप अगर मान लीजिए आपने बच्चे को करके सीखने के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट आपने उसे बनाने के लिए दे दिया, तो जो बच्चा वो प्रोजेक्ट बनाएगा उसको जो भी चैलेंजेस होंगे वो उसको फेस करेगा, जो उसको नहीं समझ में आएगा वो आपसे पूछेगा, फिर उसको बनाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद से अनुभव कर रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि हाँ इस चीज में ये प्रॉब्लम होगी, ये चीज इस वजह से हमसे नहीं बनी। तो बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है, अपने आप सीख रहा है। और बुक से जब आप रटा देंगे तो हो सकता है उसको चीजें तो याद रहें, लेकिन जब उसको वास्तव में अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग करने की बारी आएगी तो हो सकता है वो उसे याद ना आए, कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो भूल जाए उसे। तो आप एक्सपीरियंस से अगर बच्चा सीखेगा तो वो उसके जो ज्ञान होता है वो इस ज़्यादा स्थायी होता है अपेक्षाकृत जो वो रट के सीखता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।